So after cell wall, we are going to study about endomembrane system. अभी हम लोग पढ़ चुके, सबसे पहले पढ़े हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़े सेल मेम्ब्रेन के बारे में, देन वी स्टडीड अबाउट सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. नाउ कमिंग टू इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये एक ग्रुप है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है यूकैरियोटिक सिस्टम में, जहां पर ये कई एक ऑर्गेनेल आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी से बना गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना लाइसोसोम और वैक्यूल्स. तो सभी जो हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकल कर बने हैं. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम forms Golgi complex, and Golgi complex forms lysosomes and vacuoles. However, vacuoles comes from outside as well. तो कहने का ये मतलब है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही बना रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, यही बना रहा है लाइसोसोम और वैक्यूल्स को भी. लेकिन दूसरे और भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स रहते हैं सेल में जो कि इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम्स है, वो और भी कई एक स्ट्रक्चर्स है जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया. तो ये ल्यूकोप्लास्ट्स हैं. ये सभी के सभी जो है ना ये भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन इनको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ डायरेक्ट कोई भी कोऑर्डिनेशन में काम करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इनके काम बिल्कुल ही अलग है. तो these all membranous structures are not the part of endomembrane system. तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा डिटेल में. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप को दिख रहा है ये जो बीच में रेड कलर का न्यूक्लियस जो दिख रहा है आपको, इस रेड कलर के न्यूक्लियस के चारों ओर आपको चॉकलेट कलर का बहुत सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है. यही स्ट्रक्चर्स जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इट इंसर्कल्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर होता है. ये न्यूक्लियस से लेकर, यहाँ तो छोटा सा दिखाया है, ये बेसिकली न्यूक्लियस से लेकर बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, लाइक दिस. सो बहुत ही डेंस नेटवर्क होता है ये, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरी तरह से भरा हुआ. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना हुआ होता है, और ये मेम्ब्रेन का फोल्डिंग जो है ये कंटिन्यूअस होता है आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस से निकलकर ये बिल्कुल बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक ड्रेंच बनाता है. ड्रेंच मतलब एक नहर की तरह बना देता है. These network of these forms a network, और ये पूरी तरह से स्कैटर्ड होता है, पूरी तरह से स्कैटर्ड होता है ये सेल के अंदर. अब आप ध्यान देंगे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोती जैसा चिपका हुआ सा दिख रहा है. ये मोती जैसा जो चिपका हुआ है ये राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फॉर्मिंग यूनिट्स. इसके चिपकने की वजह से इसका कुछ हिस्सा जो है वो रफ हो जाता है, दानेदार संरचना उस पर दिखाई देने लगती है. ये रफ
वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जो बाकी बच गया जहां पे इस तरीके का रफ नहीं दिख रहा है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। सो बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, endoplasmic reticulums can be categorized under two different types. In one, the ribosomes are present on the surface, making it to appear as a rough, and the another one where the ribosomes are not present, it's smooth. तो दो तरीके का हो गया। अब दोनों केवल राइबोसोम के लगने और नहीं लगने का तो यहाँ ऊपर से दिख रहा है आपको, अंदर से भी उसमें बहुत सारे अंतर रहते हैं। अंदर भी उसके अंदर काम भी अलग अलग रहता है, क्योंकि अभी बताया आपको राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। आइए पहले हम लोग देखेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो पोर्शन होगा जहां पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। अच्छा थोड़ा और भी देख ले, ये जो फोल्डिंग्स रहते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और अंदर वाले पार्ट को सिस्टर्नी स्पेस या ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर भी जो है ना, ये जितना भी मेटाबॉलिक काम ये करेगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिक साइट होता है, हाइपर एक्टिव साइट्स रहते हैं ये। तो अगर प्रोटीन फॉर्मिंग यूनिट इसके साथ अटैच है तो जाहिर सी बात है ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, और प्रोटीन सिंथेसिस करके ये उसके ऊपर चिपक के प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन को इसके ल्यूमेन में डाल देगा। कैसे रहेगा, बाहर इसमें जो राइबोसोम है वो बाहर से चिपकेगा और प्रोटीन बनाते हुए प्रोटीन को इसके भीतर ही डाल देगा। अब वहां जाके क्या होगा, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। कई एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो हम लोग आगे पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि उसमें मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन जो है वो फोल्ड होकर अपना एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये तीनों हो, मतलब एक सरफेस पर जब रखेंगे तो ऊपर उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होगा वो। तो इस तरीके का एक 3 डायमेंशनल फोल्डिंग में आएगा, और ऐसे प्रोटीन्स जो हैं ज्यादातर केस में बाहर सेक्रीट कर दिए जाते हैं, या कई एक परिस्थितियों में अलग अलग जगह पर उसको खास काम के लिए भेजा भी जाता है। तो ऐसे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन हैं ये यहां बनाए जाते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन से लेकर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कंटिन्यूअस एक ड्रेंच बनाता है, जो आपको दिख भी रहा है पिक्चर में। जिस जगह पे राइबोसोम अटैच होता है वहां पर एक छोटा सा सुराख होता है। वो सुराख क्यों है, ताकि वो बाहर प्रोटीन बना के भीतर भेज सके। ये जो सुराख है जहां पर ये जाकर अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकॉन। इस जगहों को जहां जहां पर ये अटैचमेंट साइट्स है, इन सभी को बोलते हैं ट्रांसलोकॉन। यहाँ पर राइबोसोम आएंगे, बाउंड होंगे, प्रोटीन बना के वहां रह भी सकते हैं, और ज्यादातर केस में प्रोटीन बनाने के बाद उनका काम खत्म हो गया, वो बाहर निकल जाते हैं। तो दे मे continuous attach, or many of the times they come, attach, forms the protein and detach. अब बात यह है कि आखिर कौन से प्रोटीन और कब ये प्रोटीन यहाँ पर अटैच होंगे। तो प्रोटीन बनते समय उसके शुरू में एक सिग्नल होता है। जैसे ऐसा समझिए कोई चिट्ठी है, उसके ऊपर उसका पता लिखा रहता है, वैसे ही हर एक प्रोटीन के ऊपर जो है उसका पता लिखा रहता है कि वो प्रोटीन को क्या करना है।
तो जब उसको पढ़ना रहता है, उसको खोल के पढ़ने के बाद चिट्ठी तो संभाल के रख लेते हैं, प्रोटीन एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक बार जगह पे पहुंच जाने के लिए आपको खबर मिल गया तो फिर अब उसकी जरूरत है नहीं। तो जो प्रोटीन के आगे में जो पता लिखा रहता है उसको बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड। ये छोटा सा पोर्शन होता है उसका। तो ये सिग्नल पेप्टाइड जो है वो एक मैसेज देता है, और यही मैसेज के आधार पर जो प्रोटीन बनना जैसे ही शुरू होता है, उसको, जिसमें भी सिग्नल पेप्टाइड ये बोल रहा है कि उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मॉडिफाई होना है या उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू कहीं बाहर जाना है, तो वैसे प्रोटीन्स को आगे बनाने से पहले उसको ट्रांसलोकोन पे अटैच कर दिया जाएगा, और उसके बाद आगे का काम होगा ताकि उसके उसके प्रोटीन को उसके ल्यूमन में डाला जा सके। इसके लिए कुछ खास तरीके के पेप्टाइड्स होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल भी कहते हैं। ये आगे की बात है, इसको छोड़ दीजिए। तो एज पर नाउ, ट्रांसलोकॉन एज द साइट वेयर राइबोसोम्स अटैच, और क्या करते हैं अटैचमेंट के बाद? राइबोसोम्स फॉर्म्स प्रोटीन इन द ल्यूमेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार अगर अंदर चले गए और प्रोसेसिंग शुरू हो गया तो सिग्नल पेप्टाइड को काट के हटा दिया जाता है। So this was all about rough endoplasmic reticulum. Let's move further. So then comes the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum जो है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। तो राइबोसोम नहीं होगा तो बाकी फिर और क्या काम करेंगे? ये बाकी सारा काम करेंगे, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल केवल प्रोटीन नहीं होता है, बाकी के मैक्रोमोलिक्यूल्स का प्रोसेसिंग या उससे संबंधित जो भी मेटाबॉलिक काम होगा वो सब के सब यही होगा। तो दीज आर हाईली एक्टिव, मेटाबॉलिकली हाइपर एक्टिव होते हैं ये पोर्शन, और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वहां पर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर दिया जाता है। जैसे मसल सेल्स जो रहते हैं, जिसको मायोसाइट्स कहते हैं, उसमें ये लंबे लंबे हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मसल सेल्स, दैट इज मायोसाइट्स में पाए जाएंगे। अब आइए इसके फंक्शन को देखते हैं। जैसा कि बताया कि ये हाइपर एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिकली। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आर रिएक्शंस इनसाइड द सेल। केमिकल रिएक्शन जो शरीर के अंदर होता है वो सब के सब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो हाइपर एक्टिव है, तो ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या वैसे सेल्स में बहुत ज्यादा होगी जो जितना ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा मेटाबॉलिकली। तो आरईआर का भी बताया क्या काम होगा? आरईआर का काम होगा प्रोटीन मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग, मैचुरेशन, ट्रांसपोर्ट और सेक्रीशन। ये सब के सब प्रोटीन को मॉडिफाई भी करेंगे, प्रोटीन को फोल्ड भी करेंगे, उनको मैच्योर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और सेक्रीशन अगर बाहर निकाल रहे हैं तो सिक्रीट भी करेंगे। याद कीजिए, हार्मोन ग्लैंड्स ये सब सब सेल से बाहर निकलते हैं, तो इन सभी तरह के सेल्स में आरईआर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। All the ER are mainly responsible for transportation of proteins and other carbohydrates. कहाँ ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? यह तो उसी सेल के अंदर होगा, जैसे लाइसोसोम में, गोल्गी एपरेटस में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, या दूसरे सेल में भी हो सकता है। फोल्डिंग इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है कि ये बहुत ही बड़ा एरिया देता है, सरफेस एरिया देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाए जा सके। तो दीज प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस। इसके अलावा
ये साइट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इन सब के बनाने का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सब के सब इसी जगह बनता है। दे प्ले अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क। स्केलेटल फ्रेमवर्क मतलब जैसे हड्डियों की इन्हीं के ऊपर जो है ना, अभी ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें साइटोस्केलेटन लगा हुआ है। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का हड्डी। तो जैसे हमारे शरीर में अगर हड्डी नहीं रहे तो पूरा का पूरा शरीर जो है एक मांस का लोथा बन जाएगा। उसी तरीके से सेल के अंदर अगर सेल के हड्डियां नहीं रहे, मतलब साइटोस्केलेटन अगर नहीं रहे, तो सेल भी ऐसा फैला हुआ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फैलाने में ये साइटोस्केलेटन का भी काम हो रहता है, और यही साइटोस्केलेटन के प्रेजेंस की वजह से ये भी एक स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क का काम करता है। These play a vital role in synthesis of protein, lipids, glycogen, other steroids. स्टेरॉइड्स एक तरीके का लिपिड है, और कई एक जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। तो अभी आपको बताया था कि जो जहां कहीं भी सेक्रीशन की बात आएगी वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अच्छे से विकसित रहेगा। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। सो दीज आर इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन एज वेल। सो हिपैटिक सेल्स, आप ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जो काम हैं ये सबसे ज्यादा अगर कहीं किए जा रहे हैं तो हिपैटिक सेल्स में किए जा रहे हैं। तो हिपैटिक सेल्स में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काफी डेवलप्ड मिलता है। So with this we are finishing the first organelle of endoplasmic reticulum, that is first uh, the, the first organelle of endomembrane system, that is endoplasmic reticulum. So thank you. Let's meet for the next lecture. Thank you.